नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए जब से 4 जून के बाद से ये गठबंधन सरकार बनी है यानी मोदी 3.0 की सरकार बनी है, अब तक सरकार 5 फैसलों पर यू टर्न ले चुकी है, यानी 5 फैसलों पर झुक गई है। और वो कहीं ना कहीं क्यों हुआ है? क्योंकि ताकतवर बन गई है विपक्ष की आवाज। और अब सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे चलेगी गठबंधन सरकार? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, सबसे पहला ये जो लेटरल एंट्री पर है उस पर मोदी सरकार ने क्यों लगा दी है रोक, ये क्या होता है और अचानक 72 घंटों में मोदी सरकार को इस पे यू टर्न क्यों लेना पड़ गया है? और आपको भी पता है, मैंने शो करके बताया है, विपक्ष ने इस पे भारी बवाल किया था। दूसरा, 69,000 आरक्षण विवाद में कैसे फंस गई है सरकार और कैसे उनको अपनी गलती माननी पड़ी। तीसरा, आरक्षण पर एनडीए में क्यों बढ़ गई है फूट, यहां पर तो एनडीए के साथी ही जो है विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। चौथा, दलितों की राजनीति में विपक्ष की फिर एक बार जीत कैसे हो गई है। पांचवा, ये जो वक्फ बिल था, इंडेक्सेशन और ब्रॉडकास्ट बिल पे भी कैसे अटक गई सरकार और कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। शुरुआत करते हैं लेटरल एंट्री से। तो देखिए, लेटरल एंट्री पर मोदी ने क्यों लगाई रोक, मैंने पूरा शो कर आपको बता रखा है कि ये जो यूपीएससी में सीधी एंट्री है, ये लेटरल एंट्री, इस पर कितना विवाद हुआ। विपक्ष ने न जाने कितने तरीके के गंभीर आरोप लगाए सरकार पर और अब 72 घंटे में एनडीए सरकार का यू टर्न आ गया है। यहां तक कि पूरा का पूरा पत्र सामने आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीएससी को बोला है कि भैया ये जो 45 नौकरियों की जो लिस्ट निकाली थी हमने, उसको आप वापस ले लो क्योंकि हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। इस लेटर में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यूपीएससी में सीधी भर्ती पर यह पूरा का पूरा विवाद था और आपको पता है विपक्ष ने भारी दबाव के बाद ये जो लेटरल एंट्री है उस पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी के लेटरल एंट्री विज्ञापन पर रोक लगी है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा है। विपक्ष ने आरक्षण खत्म होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो भर्तियां निकाली गई है 45, इसमें आपने आरक्षण तो दिया ही नहीं है और इस पे भी सरकार ने सफाई दी थी, लेकिन अब पूरा प्रोसेस रुक चुका है अफसर बनने के। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, अगर आपने शो देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं देखा है तो देखिए, अफसर बनने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप यूपीएससी की परीक्षा दो, आईएएस अफसर बनो और फिर उसके बाद आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हो और धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, वो होता है लेटरल एंट्री का। यानी अगर आप प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो, आपको बहुत सारे साल हो चुके हैं, तो सरकार ने भर्ती निकाली थी कि भैया अगर आप आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट हो तो सरकार के साथ आके काम करो, हमारे मंत्रालय में करो और हम आपको कौन सा पद देंगे, जॉइंट डायरेक्टर का पद देंगे। यानी जो कि यूपीएससी वालों को बहुत बाद में मिलता है, वैसा सा आपको पद दिया जाएगा। और देखिए, मंत्रालय और विभागों में सीधी भर्ती, यानी ये जो यूपीएससी में सीधी भर्ती मिल रही थी, अब उस पर रोक लगा दी है। अगस्त 17 को ये पूरा का पूरा विज्ञापन आया था। 45 पोस्ट निकली थी। कौन कौन सी पोस्ट निकली थी? जॉइंट सेक्रेटरी की, डायरेक्टर की, डिप्यूटी सेक्रेटरी की, 24 मंत्रालय में भर्ती प्रतिभाशाली लोगों के लिए। लेकिन अब इसको रोक दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये जॉब फाइनल नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सरकार आपको हायर करती है। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हो तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको सरकारी नौकरी मिलती है और अगर आपका काम अच्छा लगता है तो उसको 5 साल कर दिया जाता है। सिविल सर्वेंट लंबे कार्यकाल बाद बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन इधर जो ये लेटरल प्रोसेस था उसमें तो प्राइवेट सेक्टर्स वाले बिना परीक्षा दिए ही जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो इसलिए इस पर पूरा विवाद हुआ। और विपक्ष ने तो ये भी कहा कि आप इस पे आरक्षण भी नहीं दे रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि 5 साल ही हुए थे इस लेटरल एंट्री को इंट्रोड्यूस होने में हमारे सिस्टम में, और अब तक 63 भर्तियां यानी 63 भर्तियां हो चुकी थी, लेकिन अभी तक काम सिर्फ 57 लोग ही कर रहे थे। अब मैं आपको वो पत्र बता देती हूं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जितेंद्र सिंह को लिखने के लिए। किसको? यूपीएससी को लिखने के लिए। और इसके 5 पार्ट्स हैं, इस पत्र के 5 पार्ट हैं। कैसे कि सबसे पहले तो ये यूपीएससी को लिखते हैं कि भैया लेटरल एंट्री के विवाद में हमको आपसे पत्र लिखना है कि जितनी भी पोस्ट आपने निकाली है वो बंद करो। फिर दूसरे पॉइंट में वो ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि हम सबको पता है ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो 2005 में आया था। 2013 में कितनी रिकमेंडेशंस ऐसी थी जिन्होंने कहा था कि आपको ये सब कुछ लागू करना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने ये लागू किया, लेकिन इससे पहले भी कहीं ऐसे हाई प्रोफाइल लेटरल्स हैं जो कि भर्ती हो चुके हैं। उनका नाम तो अश्विनी वैष्णव ने गिना भी दिया था, जैसे मनमोहन सिंह, जैसे मोन्टेक सिंह आलूवालिया, जैसे सैम पित्रोदा, जैसे रघुराम राजन। ये सब लेटरल एंट्री के द्वारा सिस्टम में आए थे। फिर आरोप लगा दिया जितेंद्र सिंह ने। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि सोशल जस्टिस और इक्विटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और मेनली रिजर्वेशन के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी पब्लिक जॉब्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण एक बहुत मेन
रोल निभाता है और इसके साथ हम बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि हालांकि ये जो 45 पोस्ट निकली थी वो क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक एक सिंगल पोस्ट थी, तो उसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप आरक्षण दो, कहीं पे भी नियम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सोशल जस्टिस की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि हमको इसको एक बार वापस से विचार करना है, तो इसलिए अभी के लिए आप ये भर्तियां रोक दीजिए। तो देखिए, इसके बाद अश्विनी वैष्णव के मैं पहले आपको 2 पोस्ट दिखाती हूँ। एक तो पोस्ट है जिसपे जब ये जितनी भी भर्तियां आई थी, जब पूरा विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था, तब अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि देखिए लेटरल एंट्री ये जितना भी है गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लाया गया है, और कांग्रेस वाले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये इन लोगों की हिपोक्रेसी है कि ये लोग लेटरल एंट्री के मामले में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब का पोस्ट है जब सरकार ये सारी चीजों के पक्ष में बोल रही थी, लेकिन आज जैसे ही पत्र लिखा गया जितेंद्र सिंह के द्वारा, जैसे ही ये फैसला पलटा गया, अश्विनी वैष्णव का एक दूसरा पोस्ट आ जाता है और वो ये लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज फर्मली बिलीव्ड इन सोशल जस्टिस, हिज प्रोग्राम्स हैव एडवांस्ड वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, द डिसीजन टू अलाइन लेटरल एंट्री विद प्रिंसिपल्स ऑफ रिजर्वेशन शोज नरेंद्र मोदी जीज कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। यानी जब सरकार ये सारी की सारी लेटरल एंट्री के तहत भर्ती करने वाली थी, तब तो उन्होंने उसका भी पक्ष लिया था, अब जब यू टर्न ले गई है तब भी पक्ष ले रहे हैं। तो नीचे लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि ये हिपोक्रेसी कांग्रेस की है कि बीजेपी की है। खैर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे ये सब कुछ हुआ, अश्विनी वैष्णव है ये, और उन्होंने ये बात बाइट में भी बोली है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम सही फैसला लिया है लेटरल एंट्री को वापस लेने का और विचार करने का। और क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें तो जो चिराग पासवान है, जो मोदी के हनुमान कहा जाता है उनको, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ विरोध में आवाज उठा दी थी। जब लेटरल एंट्री भाई आज लिया है ना वापस, लेकिन 2-3 दिन से तो ये मुद्दा बना हुआ ही था और उस पे चिराग पासवान भी सरकार के विरोध में उतर गए थे। और जैसे ही आज सरकार ने ये वापस लिया तो चिराग पासवान बोलते हैं कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और आज मेरे प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया है कि वो हमारी आवाज सुनते हैं। फिर उसके बाद विपक्ष अपनी जीत बताने लगा। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट है, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे, भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। यानी आरक्षण पर तो बैकफुट हो गई सरकार, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष की जीत है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना भी हो इस देश में, और 50% की ये जो आरक्षण लिमिट है वो भी खत्म की जाए। अखिलेश यादव का भी ऐसा पोस्ट था कि ये जो पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश थी बीजेपी की, वो एकदम जनता के सामने उनका जैसा ही खुलासा हुआ, इनको बैकफुट पर आ जाना पड़ा। और अब ये हमारे पीडीए की जीत है, यानी पिछड़ा दलित और आदिवासी, पिछड़ा दलित और इन सब की जीत है। और इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा कि हमने आवाज उठाई, हमने इतना माहौल बनाया, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी ऐसा ही कुछ पोस्ट है। सचिन पायलट भी आ गए और उन्होंने बताया कि कैसे राहुल गांधी ने हक की आवाज बनकर, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने हमेशा संघर्ष किया है और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा है। पवन खेड़ा भी यही बात उठा रहे हैं कि भैया ये जो आरक्षण है, ये सरकारी नौकरियां हैं, इन सब में इतने घपले हो रहे हैं, उस पर भी जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ, कल ही मैंने आपको शो करके बताया है, बिना यूपीएससी बने आईएएस अफसर क्या है लेटरल एंट्री, इस पर बवाल हुआ। विपक्ष ने कहा आरक्षण खत्म हो रहा है और उसके बाद आज ये फैसला आ जाता है। और दूसरा मुद्दा भी है, दूसरा मुद्दा जो मैं बात करने वाली हूं, सरकार में हुआ आरक्षण घोटाला। कल ही शो करके मैंने आपको बताया है कि कैसे छिन जाएंगी लाखों नौकरियां, और ये पूरा मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पे। और अब इस पे योगी सरकार का भी पूरा का पूरा बयान आ गया है। क्या था मामला, जल्दी से बता देती हूँ। 16 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पे ही 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हुए थे। तो अब ये 4 सालों से जो भी नौकरी कर रहे थे, जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रद्द की तो इन सब की नौकरियों पर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि अब अगर नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो 69,000 में से कितनों के नाम होंगे, कितनों के नहीं होंगे। अच्छा, अब योगी सरकार को 3 महीने में ये नई लिस्ट देनी है। आरोप यह है कि योगी सरकार ने पिछड़ों का हक छीना, यानी इसमें भी आरक्षण घोटाला हुआ। योगी ने इस चीज पे, पूरी चीज पे अपनी गलती मान ली। कहीं ना कहीं अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। उन्होंने ये भी मान लिया है कि जैसे एनडीए के साथी ही कैसे उनके खिलाफ उतर आए थे, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो एनडीए में बगावत हो जाएगी। और अब योगी सरकार और मेनली योगी ने संभाल ली है कमान, और उन्होंने कहा है कि भैया ये जितने भी 69,000 है, अगर इनमें से जितनों की भी नौकरी जाएगी तो उनका कुछ और इंतजाम हम करने की कोशिश
करेंगे, मतलब अपनी गलती मान ली है। अब आगे बढ़ती हूँ। जिनकी नौकरी जाएगी उनका इंतजाम होगा। अब देखिए तीसरा, ये जो सब कुछ हुआ है, 69,000 भर्तियों पर जो यू टर्न आया, यानी मानी गलती, लेटरल एंट्री वापस ले ली। और ये कहीं ना कहीं क्यों हुआ है? क्योंकि आरक्षण पर मोदी सरकार घिर गई है। एनडीए में ही क्योंकि फूट पड़ गई है, चिराग पासवान ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, मैंने पोस्ट दिखा दिया है। जेडीयू भी सरकार के इस फैसले के विरोध में थी। कौन से वाले फैसले पर? आपका लेटरल एंट्री जो आज वापस हुआ है। जीतन राम मांझी ने भी विरोध में अपनी आवाज उठाई थी। ये सहयोगी हैं एनडीए के। 69,000 आरक्षण विवाद में भी एनडीए के अलग अलग सुर थे। यानी योगी सरकार अगर एससी जाएगी तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के अंदर ही बगावत का खतरा है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे केशव प्रसाद मौर्य ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, कैसे निषाद पार्टी खिलाफ में थी, कैसे अनुप्रिया पटेल और राजभर भी खिलाफ में थे कि भैया ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, ये ठीक नहीं है। इसमें जो आरक्षण के साथ हुआ है, यानी ओबीसी एससी एसटी के साथ हुआ है, वो ठीक नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ दलितों की राजनीति में विपक्ष की एक बार फिर से कैसे जीत हो गई है। पोस्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि हमने सरकार को झुका दिया है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेकर जाती हूँ, दलितों पिछड़ों के दम पर पूरा का पूरा लोकसभा इंडिया गठबंधन ने लड़ा। अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला काम किया, राहुल की जातिगत जनगणना के लिए मांग काम की। राहुल, अखिलेश, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी, ये सब लेटरल वाले विवाद पे साथ आ गए थे। और किसके लिए साथ आ गए थे? पिछड़ा वर्ग के लिए साथ आ गए थे। अमेठी पहुंचकर भी राहुल ने दलित कार्ड चला। वहां पर आज जब वो पहुंचे तो बोलते हैं मैं सिर्फ दलितों की आवाज उठाने के लिए आया हूं, और शायद किसी को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं दलितों के लिए लड़ता रहूंगा। वहां पे भी उन्होंने अपना एजेंडा फिक्स कर दिया, क्योंकि उनका पूरा जो बाइट है एक बार आपको जरूर सुननी चाहिए। देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है। ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है, और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो, और न्याय सबको मिले। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखिए, फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। आपने ये बाइट सुनी कि कैसे दलितों के मुद्दों पर राहुल गांधी और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त चढ़ा हुआ है। बीजेपी एनडीए को लोकसभा में वैसे भी पिछड़ों का वोट कम मिला है। मैंने पूरा शो करके आपको बताया था कि कैसे दलित इस बार ज्यादा इंडिया गठबंधन के तरफ गए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को यह डर था कि भैया ये जो हरियाणा में दलित और पिछड़ा वर्ग है, लगभग 75%, तो इस पे कहीं चोट ना लग जाए, ये वोट बैंक हमारा ना चला जाए। विपक्ष ने चलाया संविधान बचाओ का मुद्दा। आपको पता है विपक्ष लगातार कहता है कि 400 पार आ जाएंगी तो फिर वो संविधान बदल देंगे, वो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और यही वाला मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए काम कर गया, और जितने भी ये दलित पिछड़ा वर्ग है उनको ये बात समझ में आ गई विपक्ष की, और कहीं ना कहीं उसी का ही ये पूरा का पूरा इफेक्ट है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। हरियाणा में 10 में से सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई बीजेपी। जो 5 ऑलरेडी उनके पास थी, उनको लोकसभा में वो गंवानी पड़ी, और बीजेपी हाफ हो गई, और कांग्रेस का इसमें फायदा हो गया। अब मैं आपको बता देती हूं कि कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी बैकफुट में आई है, यानी जिस पे ये गठबंधन सरकार है वो बैकफुट पर आई है। जैसे कि वक्फ संशोधन बिल जेपीसी में अटका। आपको मैंने पूरा शो करके बताया कि कैसे वक्फ में 40 सुधार आने थे, फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा मामला इतना बवाल हुआ, विपक्ष ने इतना उस पर कियोस क्रिएट किया, इतना वो मुद्दा उठाया कि अब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा चुका है, यानी कहीं ना कहीं वो अभी लागू नहीं होगा। और सरकार ने किया इंडेक्सेशन को बहाल। इंडेक्सेशन पर भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे पहले इंडेक्सेशन लगता था टैक्स में, और फिर जब विपक्ष ने बवाल किया, राघव चड्ढा की वो बाइट भी आपको याद होगी संसद में, जैसे ही इंडेक्सेशन पे बवाल हुआ कि सरकार कैसे हटा सकती है, उससे हमारे मुनाफा यानी जनता का जो मुनाफा है वो छिन जाएगा, तो सरकार को ये भी वापस लेना पड़ा। नजूल बिल भी विधान परिषद में अटक गया। योगी सरकार नजूल बिल लेकर आई थी,
उसको भी इतना विवाद हुआ विपक्ष के द्वारा कि विधान परिषद में वो बिल अटक गया, ब्रॉडकास्ट बिल, जिससे पूरा का पूरा प्लान था कि कंटेंट क्रिएशन पर कहीं ना कहीं सेंसरशिप लगा दी जाए। उसको भी अब नए तरीके से लाएगी सरकार, क्योंकि जो ऑलरेडी ड्राफ्ट में था उसको उनको वापस लेना पड़ गया। फिलहाल केंद्र सरकार ने ये ब्रॉडकास्ट बिल को होल्ड करने का फैसला लिया है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्या था ब्रॉडकास्ट बिल में, तो कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ। डिजिटल या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को रेगुलेट करना चाह रही थी सरकार। यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इस पे जो भी कंटेंट जाता है उसके लिए एक पूरी की पूरी कमेटी बनती। न्यूज़ प्रसारित वालों को डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स कहा जाता। चाहे आप किसी भी फॉर्म में न्यूज़ दे रहे हो, आपको ये कहा जाता। एक रेगुलेटरी बॉडी बनती है जिसका नाम होता ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन अभी इसको होल्ड किया हुआ है, इसको नए तरीके से लाया जाएगा। जैसे सिनेमा के लिए एक सेंसर बोर्ड काम करता है, वैसे ही ये जो पूरी की पूरी अथॉरिटी है वो क्रिएटर्स पर एक तरीके की सेंसरशिप लगा देती। प्रावधान, जितने भी ये लोग इसके प्रोटेस्ट में उतरे थे, जितने भी क्रिएटर्स थे, उन्होंने यही किया कि हमारी प्राइवेसी का, ये हमारे राइट्स का खंडन है, प्रावधान निजता का उल्लंघन करेगा। विपक्ष ने इसको फ्री स्पीच का जो पूरा का पूरा खतरा बताया था, और सरकार का तर्क था कि भाई ये जो हम बिल लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे हम फेक न्यूज़ को कंट्रोल करेंगे और हेट स्पीच को कंट्रोल करेंगे। लेकिन फिर भी सरकार को इसको वापस लेना पड़ा। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपको इंडेक्सेशन पर जानना है कि केंद्र ने कैसे यू टर्न लिया, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे ज़मीन बेचना हुआ महंगा और कैसे सरकार आपका मुनाफा ले लेगी। फिर उसी के बाद ये खबर आती है कि इंडेक्सेशन पर केंद्र ने यू टर्न ले लिया, और आपको ये देखना होगा समझने के लिए विस्तार से। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे नजूल संपत्ति पर पूरा का पूरा विवाद हुआ, विपक्ष ने इसके खिलाफ सरकार जो है पूरी की पूरी आवाज उठाई, और नए कानून पर कैसे बीजेपी के अंदर ही विरोध होने शुरू हो गए। और ये है वक्फ वाला, जिसमें मुस्लिमों के लिए नए कानून आए थे, लेकिन अब वो पूरा का पूरा मामला जेपीसी में चला गया। तो देखिए इसी तरीके से इन जितने भी मुद्दों पर सरकार ने बैकफुट लिया है, बैकफुट पर आई है, तो विपक्ष यही कह रहा है कि देख लीजिए हमारी ताकत। और ये जो गठबंधन सरकार है वो अब ऐसी ही चलेगी। कभी जेडीयू के चक्कर में उनको कोई फैसला लेना वापस पड़ेगा, कभी टीडीपी के चक्कर में, क्योंकि अब हमारा बल इतना ज़्यादा है तो हम किसी भी खिलाफ अगर किसी भी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं तो सरकार अपनी अब मनमानी नहीं कर सकती है। और ये 5 मुद्दे मैंने आपको गिना दिए हैं। अब विपक्ष इस पूरे मामले को कैसे आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करेगा, ये देखना ज़रूरी भी है और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। तब तक के लिए आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।